हाँ, तो अगेन सवाल आपका क्या है? अगेन सवाल है एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है? एल आर आप लोग चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है? तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि एल आर जो है, सबसे पहले देखिए हमने एक परिपथ बना लेते हैं। ये जो है एल है, इंडक्टर है, और इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये जो है ओमिक प्रतिरोध है। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा के पूरा आप लोगों का कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखिए ये जो है, ये क्या है? इंडक्टर है एल, और इसमें कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं एक्सी, और ये आपका हो गया ओमिक प्रतिरोध। एक इसका काम क्या है? मान लिया जाए कि परिपथ में इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो धारा प्रवाहित हो रहा है आई। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये एक तरह से एक्स एल एक्सी, यहाँ सी लिखा हुआ है, एक्स एल एक्सी, और आर का काम क्या है कि इस परिपथ में धारा जो फ्लो हो रहा है, तो तीनों मिल करके, ठीक है, एक्स एल एक्सी और एक्स आर जो है या आर है, ये तीनों मिल करके क्या करता है, धारा के मार्ग में ये रुकावट डालता है। यानी जिस तरह से जो प्रतिरोध का काम है कि धारा के मार्ग के विपरीत दिशा में लगती है, यानी धारा के फ्लो के विपरीत दिशा में मतलब लगती है ये फोर्स या रुकावट डालती है, तो ये तीनों मिल करके क्या करता है, रुकावट डालता है। ये किसके लिए है? तो एसी, ठीक है, एसी धारा के लिए है। तो अब बात रहे कि जो एसी धारा है इसके लिए जो समीकरण होता है आई नोट साइन ओमेगा टी होती है, ये याद रख लीजिएगा, आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आपका पूछ रहा है एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक। तो सबसे पहले शक्ति गुणांक पूछेगा, तो शक्ति गुणांक को cos फाइव से डिनोट करते हैं, और cos फाइव इक्वल टू आर अपॉन होता है जेड। जेड क्या है भाई? तो यही जो तीनों मिल करके धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, तीनों मिल करके, इसी को बोलते हैं हम लोग जेड। क्या बोलेंगे भाई? जेड बोलते हैं। और जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, इंपीडेंस बोला जाता है, प्रतिबाधा। और जेड का जो फॉर्मूला होता है याद कर जाइएगा, जेड इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका जेड का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये किसके लिए पूछ रहा है? एल आर के लिए पूछ रहा है। अब देखिए तीनों जो लगा हुआ है, तीनों के लिए फॉर्मूला है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां से 2 पॉइंट और आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। जो एक्स एल है, इसके एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्स सी, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, सी एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आर क्या है? ओमिक प्रतिरोध है। अब देखिए ई एल सी आर परिपथ के लिए, ये तीनों के लिए है भाई, ये जो लिखा हुआ जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी है, यहाँ सी है, सी का होल स्क्वायर, तीनों के लिए है, एल सी आर के लिए है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है एल आर परिपथ के लिए, क्या पूछ रहा है? एल आर के लिए पूछ रहा है शक्ति गुणांक। और हम लोग जानते हैं cos फाइव इक्वल टू आर अपॉन में जेड होता है। जरा बताइए एल आर के लिए पूछ रहा है, तो इसमें हम जानते हैं जेड का जो वैल्यू तीनों के लिए जानते हैं, एल सी आर के लिए जानते हैं। इसमें सी तो गायब है, सी तो है नहीं, तो इसमें सी को क्या कर लेंगे? जीरो, इसको मान लेंगे जीरो। तो एल आर के लिए ई तो आर है, तो आर रहेगा ही, और यहाँ पर जेड जो है, जेड का जो वैल्यू है क्या लिखना पड़ेगा? आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सी तो है नहीं, एल आर सिर्फ पूछा, और एल आर सी पूछता तो यहाँ पर माइनस में सी का होल स्क्वायर करना पड़ता है। अच्छा, ये तो नोट पॉइंट पे लिखने बोले हैं। अब देखिए यदि इस फॉर्मेट में ऑप्शन देता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, अगर नहीं देगा तो ओमेगा का वैल्यू जो है, ओमेगा सॉरी एक्सएल का जो वैल्यू है ओमेगा इंटू एल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में तो दिया नहीं है, तो cos फाइव इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ओमेगा इंटू एल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आपका होगा इट में बी सक्सेसफुल आंसर। तो इस सवाल का आंसर ऐसा फॉर्मेट में देगा, तो आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं आप लोग को दिख रहा या नहीं। चलिए बिल्कुल सही दिख रहा है। तो चलिए अगेन, बहुत अच्छा सवाल था, अगेन हम लोग देख लेते हैं अगेन क्या है भाई। अगेन आपका सवाल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके चौगुनी कर दिया जाए। ठीक है, अगेन सवाल आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है?
चौगुनी कर दिया गया है, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई की आवर्त काल क्या होगा। तो सवाल नंबर आपका कितना है भाई, सवाल नंबर आपका 7 है। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले यदि याद रहे चुंबकीय क्षेत्र की जो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बटा में एम इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ये जड़त्व अघूर्ण है। एम क्या है, तो एम इंटू जो होता है मोमेंट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मोमेंट होता है स्मॉल एम इंटू में एल होता है। और वी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है, तो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसी को क्या कर दिया है, चौगुना कर दिया है। तो टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बटा में जी होता है, तो 2 पाई है तो 2 पाई रहने दीजिए, और बी की जगह पर क्या कर दिया है, 4b कर दिया है। ठीक है, 4b यहाँ पे कर दिया है। तो अंडर रूट आई अपॉन में एम इंटू यहाँ पर 4b लिख दीजिए, 4 इंटू बी, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2 पाई अंडर रूट आई बटा में हो जाएगा एम बी, और 4 है तो ये बाहर में निकलेगा तो कितना होगा 1/2। अब देखिए पहले से इसको क्या बोले, इसको टी बोले, अब नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो t/2 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 4 गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसको 1/4 कर देता तो ऊपर में चल जाता, दोगुना हो जाता। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। और इस सवाल का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरबीन पूछ रहा है, टेलीस्कोप पूछ रहा है। ठीक है, टेलीस्कोप पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अंतिम जो इमेज बनता है कैसा बनता है। तो देखिए ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला का है, और ये जो छोटा वाला लेंस जो होता है आई लेंस होता है, आई लेंस। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जर्वर यहाँ आंख से देखता है। ठीक है, यहाँ से देखता है। तो मान लिया जाए, ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से जो पहला प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और दूसरा मान लेते हैं ऐसे जाएगा। तो जानने के बाद में यहाँ से, ठीक है, रिटर्न होने के बाद इसका आंख पर जब पड़ता है तो अंतिम रूप से जो है इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, ऐसे टकराने के बाद दूसरा किरण ऐसे जाता है, और टकराने के बाद ये ऐसे चला जाता है, और फिर अंतिम रूप से इसका प्रतिबिंब बनाइएगा। ठीक है, डिटेल्स में इसको तो बताना संभव अभी नहीं है, ऐसे बनाइएगा तो इसका प्रतिबिंब जो रहता है इसे डॉट से बनता है, वो इमेजिनरी इसका प्रतिबिंब बनता है, इमेजिनरी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है, अंतिम रूप से इसका प्रतिबिंब जो बनता है आभासी। 50% आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू कर दिए हैं। जो है आप देखने वाला है टेलीस्कोप का लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहाँ प्रकाश का किरण जाता है, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजर जाता है, और दूसरा प्रकाश का किरण देखिए ये वाला जो किरण है यहाँ से गुजरेगा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा ऐसे गुजरेगा तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होने का बाद डॉट से मिलाएंगे, तो डॉट से जो मिलाएंगे तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसीलिए इसका जो इमेज बनेगा आभासी बनेगा और उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है और उल्टा होता है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा काल्पनिक और उल्टा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगेन हम लोग देख सकते हैं, अगेन आपका सवाल क्या है भाई, अगेन सवाल है, सवाल नंबर 9 आपका क्या है, सवाल नंबर आपका जो है 9 है, हाँ, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, सवाल नंबर 9। चलिए सवाल नंबर 9 क्या है, बीटा किरण। देखिए बता दें अल्फा किरण जो होती है, अल्फा किरण जो होता है इस पे भी आवेश होता है। ठीक है, और बीटा किरण जो होता है इसमें भी होता है, आवेश होता है। बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, और अल्फा किरण जो होता है हीलियम की भांति व्यवहार करता है। या इसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। तो ये जो होता है क्या पूछ रहा है कि बीटा किरण विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में दोनों में ये विक्षेपित होता है। और गामा किरण की बात करी जाए तो गामा किरण पर नो आवेश, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है। एक पॉइंट और याद कर जाइएगा, इसमें पूछेगा यदि पेनिट्रेशन पावर पूछेगा कि कौन सा किरण के भेदन क्षमता जो अधिक होती है, तो गामा का सबसे अधिक होता है, इसके बाद बीटा का, इसके बाद अल्फा का, ये भेदन क्षमता के आधार पर। यदि पूछेगा आयनन क्षमता यानी किसका भार जो है ज्यादा है, तो सबसे पहले किसका होगा, अल्फा के, उसके बाद बीटा के, उसके बाद गामा के। ये भेदन क्षमता के, ये होता है आयनन क्षमता के आधार पर। ठीक है, आयनन क्षमता के आधार पर, और ये जो होगा भेदन क्षमता के आधार पर। तो इसमें
इसमें जो अल्फा बीटा कण जो है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आवेश के कारण, ठीक है, उसमें विक्षेपित हो जाती है। तो इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है? एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है नहीं? ओके, ठीक है। नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? नोर गेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नोर गेट, नोर गेट, नोर गेट। देखिए जानकारी के लिए आप लोग को सबसे पहले बता दे, जो लॉजिक गेट होता है, सबसे पहले यहाँ पर यदि देखा जाए जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, और तीसरा जो होता है नॉट गेट होता है। एंड और नॉट, और यही तीनों गेट को मिला करके 2 अन्य गेट का निर्माण होता है। कौन कौन से भाई? यहाँ पर इन नोट को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे नोट, और यहाँ पर भी लिख दीजिए नोट। अब इसको फिर लिख दीजिए, नोट के बाद यहाँ पर एंड लिख दीजिए, AND एंड, और इसके बाद फिर लिख दीजिए और। हो गया कि नहीं? अब देखिए नोट और एंड मिलाएंगे तो यहाँ से एन लीजिए और यहाँ से भी एन लीजिए, एन, और इसको पूरा लिख दीजिए AND एंड गेट, और यहाँ से भी एन लीजिए तो एन, और इसको पूरा लिख दीजिए नोर। तो यहाँ पे नैंड गेट हो गया, ये क्या हो गया? नोर गेट। तो नोर गेट किसके किसके से मिलाकर बनना है? तो नोट गेट और गेट को मिलाने से बना है। इसका क्या पूछ रहा है? बूलियन व्यंजक पूछ रहा है। ये तो हम 5 प्रकार के गेट बता दिए, और यही गेट को हम बोलते हैं मूल गेट बोला जाता है। फंडामेंटल गेट जो होता है एंड और नॉट गेट होता है। और यही दोनों गेट के पूछेगा यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? तो एंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ये तो हुआ गेट के प्रकार बता दे, 3 गो जनरल मेन होता है, और यही तीनों मिला करके 2 गो अन्य नए प्रकार के गेट बनते हैं, जिससे नैंड गेट और नोर गेट कहते हैं। और यही नैंड गेट और नोर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये तो रहा गेट के प्रकार भाई। तो पहले यदि पूछे आपसे AND एंड गेट, तो एंड का मतलब समझिएगा मल्टीपल, ठीक है, गुना समझिएगा। तो यहां से देखिए एंड गेट, ये डी है ना, देखिए ये डी है, तो सबसे पहले डी बना दीजिए, और यहाँ से 2 गो इनपुट लगा दीजिए और 1 गो आउटपुट। ये हो गया सिंबल। इसको ए चाहे तो ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। अब ये तो सिंबल हो गया। यदि बुलियन व्यंजक पूछेगा तो डी, तो इसको ए इंटू बी कर दीजिएगा। ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक, ठीक है, बुलियन व्यंजक। दूसरा यदि पूछेगा और गेट, तो और गेट, और का मतलब समझिएगा प्लस, ठीक है। तो और गेट को पूछेगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे हो गया, और 1 गो आउटपुट और 2 गो इनपुट। इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, और यहाँ से वाई लिखिए। इसका बुलियन व्यंजक बनाइएगा तो y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ये आपको हो गया और गेट का। अब यदि आपसे पूछेगा और गेट, नॉट गेट का पूछेगा, नॉट गेट, नॉट गेट तो इजी है, ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, ए इनपुट है, और इसको डैश लगा दीजिए, आउटपुट हो गया। तो इसका बुलियन व्यंजक ए बराबर ए डैश या ए बार ऐसे होता है इसका बुलियन व्यंजक। तो 3 प्रकार के ये हो गया। अब पूछेगा, क्या पूछ रहा है? नॉर गेट का। तो नॉर, देखिए नॉर गेट, ये आपका नॉर गेट पूछेगा। नॉर गेट, तो नॉर गेट का नॉर पूछ रहा है, तो सबसे पहले नोट गेट, सबसे पहले देखिए यहाँ और गेट को बनाइए, तो और गेट को बना दिए ऐसे, और यहाँ पे और गेट का एक ही खाली चेंजिंग है, यहाँ पे जो है पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा नॉर गेट। तो ये हो गया नॉर गेट, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। अब इसका बुलियन व्यंजक लिखना है, तो y इक्वल टू और गेट का क्या होता है? और का होता है ए प्लस बी, और नोट लग गया यहाँ पे, तो इसलिए इसको बार लगा दीजिए। तो y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। यदि नैंड गेट का पूछता, AND पूरा बता ही दिया आज हम, ठीक है। ए नैंड गेट का पूछता, तो एंड वाला का कहा है भाई? एंड वाला क्या ही है, तो इसको लिख दीजिए सिर्फ ऐसे, और 2 गो इनपुट, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी, और यहाँ वाई आउटपुट। y इक्वल टू, ये गुना होता है, गुना लिख दीजिए। इसी के जैसा तो है, नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बार लगा दीजिए। तो ये हम 5 प्रकार का गेट, ठीक है, बता दिए हैं। जो ही पूछेगा, सिंबल पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिंबल पूछेगा, बुलियन व्यंजक पूछेगा, तो हम लोग इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, दिख रहा है? हाँ ओके, दिख रहा है। अगेन चलिए, अगेन आपका क्या है? अगेन आपका सवाल है, तो ये रहा आपका लॉजिक गेट। अगेन आपका सवाल क्या है भाई? अगेन आपका सवाल है, अगेन आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है,
और मिला करके एक बड़ा सा बूंद बनाया गया है, तो बड़े बूंद की धारता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 11 है। 64 गो बूंद है, पानी का जो बूंदा होता है ऐसे ऐसे करके कितना है, 64 गो है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है, 64। और प्रत्येक की धारता, प्रत्येक का जो साइज होगा बराबर होगा, प्रत्येक की साइज क्या होगा, बराबर होगा, यानी धारता बोले यानी सी बराबर कितना दिया हुआ, 5 माइक्रोफैराड। ऐसा सवाल रहे, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 64 को पानी के बूंदे हैं, छोटा छोटा बूंदा है, और उसको मिला करके एक बड़ा को बूंदा बनाया गया है, तो बड़का का धारता कुछ अलग ना होगा भाई, इसका सी का मान तो अलग होगा। लेकिन ये छोटे छोटे बूंदे का जिसका प्रत्येक का साइज इक्वल है, इसका प्रत्येक की धारता कितना दे दिया है, 5 माइक्रोफैराड। तो पूछ रहा है बड़ा वाला कितना होगा, तो बड़ा वाला के ऐसा पूछेगा, ठीक है, अब बूंदों की संख्या कितना है, 64, ऐसा पूछेगा, कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला हम बता देते हैं, इसी पे फार्मूला लगा दीजिएगा, सी बराबर सी डैश बराबर सी इंटू एन के पावर 1/3। ठीक है, सी क्या है, सी है बड़ा बूंदा का धारता, जो मिला करके बनाया जाएगा ना, उसका धारता इससे तो चेंज हो जाएगा, तो सी डैश लिख दीजिएगा। अब सी डैश लिखिएगा तो सी डैश बराबर, अब सी का मान कितना है, 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पर लिख दीजिए 5 माइक्रोफैराड। एन का मान कितना है, एन 64 है, तो यहाँ पर 64 के पावर कितना लिखना है, 1/3। अब यहाँ 5 लिख दीजिए, लास्ट में माइक्रोफैराड लगा दीजिएगा। 4 को क्या कर सकते हैं, 64 को क्या कर सकते हैं, 4 गुने 16, 4 को 16, 16 को 64, 1/3। डेट मीन्स यहाँ यदि लिखा जाए 5 गुने 4 के पावर 3, और पहले से 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका होगा 5 गुने 4 बचेगा, माइक्रोफैराड लास्ट में लिखना था, और 4 5 20 माइक्रोफैराड, इट में बी सक्सेसफुल आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर क्या हो गया, इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर सवाल का जो आंसर है 20 माइक्रोफैराड, इट में भी सक्सेसफुल आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है 20 माइक्रोफैराड इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। अब आपसे पूछता है कि 1000 पानी के बूंदा है और उसमें जो जिसका प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है, तो बताइए कि समतुल्य धारता बड़ा मिलाने के बाद सी डैश का मान कितना होगा। इसको बना करके कॉमेंट में थोड़ा सा भेज दीजिएगा आंसर, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है भाई, अगेन आपका क्या है, सभी प्रकार के इसी टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। पूछ रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर, मान लिया जाए एक कोई बिंदु है और यहां से धारा इधर जा रहा है, यहां से यहां इधर जा रहा है, और यहां से इधर निकल रहा है धारा, यहां से इधर निकल रहा है, ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, ये तो किरचॉफ लॉ है कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होती है, शून्य होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब है आने वाली धारा का मान इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। यानी किसी बिंदु पर या किसी संधि पॉइंट पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होती है। तो किसके द्वारा दिया गया है, तो किरचॉफ के द्वारा दिया गया है, किरचॉफ के प्रथम नियम है। तो इस सवाल का जो आंसर आपका होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा, अच्छा, सभी धाराओं का बीजगणितीय क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। जितना आएगा उतना, इसमें से आएगा उतना ही चला गया, ये आने वाला को प्लस और जाने वाला को माइनस, ऐड कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो सभी बीजगणितीय योग क्या होगा, संधि पॉइंट पर शून्य के बराबर हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल, यहां से देखा जाए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, देखा जाए। विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, जरा बताइए ईएमएफ का मात्रा क्या हो जाता है, वोल्ट होता है भाई, इसको वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट के किससे सूचित करते हैं, वी से, और वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटन क्यू, और इसका पूछ रहा है डायमेंशन फार्मूला, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बहुत इजी है, क्या है भाई, वी बराबर हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बटन क्यू, ठीक है, यही है ना सवाल आपका। विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, तो V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है, और डब्ल्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या होता है चार्ज, चार्ज बराबर क्या होता है क्यू इंटू क्यू बराबर आई टी होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एम एल
t-2 डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो यहाँ एल से गुना करेंगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए और टी, तो ये आपका ओवरऑल ml² t-2 ऊपर में हो जाएगा t-2 और नीचे में क्या होगा ए और टी। अब क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ml² t- क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 प्लस ऊपर में है और a के पावर -1, ये आपका आंसर होगा। तो ml² t-3 और a-1 आपका आंसर ml² t-3 a-1 डी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का, ये सवाल 13 नंबर था, अब कुछ ही सवाल बचा है, इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल क्या है भाई, अगेन आपका सवाल है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा इजी है, ठीक है। एम्पियर घंटा किसका यूनिट है, ऐसे लिखेगा एम्पियर घंटा। देखिए भुचड़ाने के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, एम्पियर घंटा किसका यूनिट है, तो एम्पियर ए, यहाँ पर आवर। अच्छा फार्मूला से देखिए Q = I T होता है ना, आई का मात्रक क्या है एम्पियर और समय का बड़ा मात्रक यहाँ घंटा, तो किसका यूनिट है, आवेश का यूनिट है, ठीक है, आवेश का यूनिट है। तो एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ चार्ज, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाए, आवेश का यूनिट है, आवेश दिया है, बी इज करेक्ट आंसर। यार बनेगा ही, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो बनेगा ही बनेगा। तो 14 का सवाल क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन क्या है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। ए भाई प्रतिघात क्या होता है, अभी जस्ट बताया कि जो एसी सोर्स के साथ कुंडली लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ओमिय प्रतिरोध लगा हुआ है और एसी सोर्स के साथ हम जोड़ दिए, तो जिस प्रकार से प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में रुकावट डालना, इसी प्रकार से तीनों को मिला देंगे तो बोलते हैं प्रतिघात, जिसको इंपेडेंस बोलते हैं, और इसको सूचित करते हैं जेड से, यही प्रतिघात है। तो जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा या वही मात्रक इसका होगा, तो इसका मात्रक क्या है, ओम है, तो प्रतिघात का भी मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होगा। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। तो 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है ओम, और ओम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब से प्रवेश करते हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास से, ठीक है, एक ग्लास से स्लैब में मतलब प्रवेश करती है तो क्या होता है, यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण जो है कहां से जा रही है, एयर से, किस में जा रही है, ग्लास में। तो एयर क्या हो गया, तो एयर जो आपका हो गया विरल माध्यम, और ग्लास क्या हो गया आपका, ग्लास जो हो गया आपका संघन माध्यम। ग्लास क्या है भाई, तो ग्लास आपका जो है संघन माध्यम का काम कर रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रही है, संघन से जा रही है, तो पूछ रहा है क्या चेंज, ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए एक कंसेप्ट, बहुत सा प्यारा कंसेप्ट बता रहे हैं भाई। देखिए तरंग दैर्ध्य बराबर जो होता है, सी बराबर होता है लेमडा इंटू न्यू होता है, ठीक है, सी बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू न्यू होता है। ए सी क्या है, तो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल। लेमडा क्या है, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, यही तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ। अच्छा प्रकाश का चाल हो गया। अब न्यू क्या है, तो न्यू क्या है, आवृत्ति है, ठीक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, ये जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक इंग्लिश से हिंदी क्या हो गया भाई, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। इसको निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। एक बात याद कर जाइएगा कि जब किसी भी माध्यम में जब प्रकाश जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आवृत्ति दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, हमेशा के हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगा। ये जो होगा न्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरा से तीसरा में जाए, ठीक है, कहीं भी भेजा दीजिए, आवृत्ति जो होगा फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, हम क्या बोले कि भाई ये कांस्टेंट रहेगा, तो बढ़ेगा चाहे घटेगा, यही नहीं घटेगा। अब बताइए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, बताइए अलग अलग होता है, ठीक है। संघन माध्यम में कम होगा, किसके तुलना में, विरल माध्यम की तुलना में। तो कहां से कहां जा रहा है, तो प्रकाश की किरण विरल से संघन में जा रहा है। तो जब विरल से संघन में जा रहा है तो प्रकाश की चाल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। संघन में जा रहा है ना तो घटेगा। तो यहाँ पर सी का मान घट गया। अब बताइए सी इजकल टू, हम अभी क्या बताए, सी इजकल टू बताए लेमडा इंटू न्यू होता है, और ए हमारा होता है कांस्टेंट। लेमडा क्या होता है, कांस्टेंट।
तो अब इसका वैल्यू घट रहा है, तो इसका वैल्यू घट रहा है तो इसका भी तो घटेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। दोनों क्या है, समानुपाती है। तो सी का मान घटेगा क्योंकि माध्यम हो गया चेंज, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सवाल का आंसर क्या हो, बहुत कंसेप्चुअल सवाल था। तो इस सवाल का आंसर होगा, जब प्रकाश की किरण ग्लास से स्लैब में प्रवेश करते हैं, यानी हवा से ग्लास में जाती है, तो इसका तरंगदैर्घ्य का मान घट जाता है। तो इस सवाल का आंसर 16 नंबर सवाल का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहां पर ए याद रख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति का मान चेंज नहीं करता है, आवृत्ति का मान, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है, अगेन आपका सवाल है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप जो होता है क्या होती है, इसका माप क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं शंट क्या होता है। शंट क्या होता है, तो मान लिया जाए कि ये जो है, ठीक है, धारामापी है और धारामापी के समांतर क्रम में लो रेसिस्टेंस का, ठीक है, लो रेसिस्टेंस का, निम्न प्रतिरोध का हम लोग, ठीक है, लो, ऐसे शॉर्टकट में चलेंगे, लो रेजिस्टेंस का हम लोग, ठीक है, लो रेजिस्टेंस का क्या डालते हैं, तार लगा देते हैं, तार जोड़ा जाता है, इसी को बोला जाता है शंट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, शंट बोला जाता है। तो इसका जो रेंज जो होता है, रेंज का जो वैल्यू जो होता है, मापने वाला धारा मापने का रेंज जो होता है, सुग्राहिता जिसको बोलते हैं, ये बढ़ जाती है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा, 16 नंबर सवाल का आंसर जो होगा क्या होगा, बढ़ जाती है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, सुग्राहिता का मान, 16 नंबर सवाल कहाँ है भाई, हाँ 17 नंबर सवाल ना है, 17 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्या, कि जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है तो इसका माप जो होता है, ठीक है, माप जो होता है बढ़ जाती है, हाँ ठीक है, रेंज जो होता है बढ़ जाती है। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल है, ठीक है, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है स्वप्रेरक यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एस आई मात्रक। सेल्फ इंडक्टेंस का एस आई मात्रक, ये जो लगा हुआ है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इसका जो मात्रक क्या होता है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसका जो मात्रक होता है हेनरी, आप लोग याद कर जाइएगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, स्वप्रेरकत्व, इसका जो मात्रक होता है हेनरी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा हेनरी, 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए 19 का सवाल, 19 नंबर क्या होगा, ताप्त तार एमिनोमीटर, हॉट वायर एमीटर क्या मापता है। देखिए पूछेगा आपसे तप्त तार अमीटर या एमीटर, अमीटर, और एक पूछेगा तप्त तार वोल्ट मीटर। तप्त तार एमिनोमीटर पूछेगा तो धारा का IRMS मान मापता है, और वोल्ट मीटर पूछेगा तो धारा का VRMS मापता है। IRMS बोले तो धारा का वर्ग मान मूल मान को मापता है। तो इसका आंसर क्या होगा, धारा का मूल औसत वर्ग धारा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा सी मापेगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा सी आंसर, ठीक है, तप्त तार एमिनोमीटर। अगेन देखिए, अगेन क्या है, अगेन है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटा गया। देखिए सबसे पहले बता दें क्या है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जिसको स्वप्रेरक, ठीक है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन, स्टेप अप को क्या बोलते हैं, तो स्टेप अप को हम बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। यदि ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें, तो इसमें क्या होता है ऊंचाई, तो इसमें जो होता है ऊंचाई, इसमें जो होता है फेरा की संख्या जो होता है इसमें इतना है, और इसमें फेरा की संख्या ये हो गया। इसमें फेरों की संख्या प्राइमरी को हम N1 बोल दिया और सेकेंडरी को हम लोग N2 बोल दिया। स्टेप अप यानी कम से ज्यादा,
ठीक है। वोल्टेज इसमें इसका काम क्या है कि वोल्टेज रहेगा कम, उसको वोल्टेज कर देगा ज्यादा, यानी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें जो होगा, इसमें फेरो की संख्या सेकेंडरी वाला में जो होता है फेरो की संख्या इसमें ज्यादा होता है, तो N2 जो होगा ग्रेटर देन N1 होता है। इसमें कम होता है लपेटा हुआ, इसमें ज्यादा होता है, तो N2 ग्रेटर देन N1। तो इस सवाल का जो आंसर होगा N2 ग्रेटर देन N1, बी इज करेक्ट आंसर। तो 20 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब कुछ ही सवाल बचा है, अप्रोक्स 8 सवाल और बचे हैं, ठीक है, 8 सवाल और बचा है, 28 को क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अगेन सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो सवाल है 20, थोड़ा सा 1 मिनट वेट, हाँ आपका जो सवाल है 21 का सवाल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। देखिए आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ वोल्ट, या इसे ऐसा भी लिख सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। तो याद रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। कितना कूलाम वाला है टिक लगा के चलाते हैं, नहीं ये ऊर्जा का मात्रक है, तो इस ऊर्जा का मात्रक जूल ना होता है भाई, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा जूल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर, जो 21 का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है 22 नंबर, डायनेमो के किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है डायनेमो, ठीक है, जिसको एसी जनरेटर बोलते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 22 का जो सवाल का आंसर होगा 22 का जो ऑप्शन होगा 22 का बी इज करेक्ट आंसर। जो डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इजी था, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक, तो याद कर दीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर होगा 23 का भी बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का क्या हो गया आंसर, 23 नंबर सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए 24 क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इस पे एक लेक्चर थोड़ा सा हम डिटेल्स में करेंगे। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बाबू, जो ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके का होता है, और इसका जो लेयर होता है 3 गो लेयर होता है, नीचे वाला को क्रोड बोलते हैं, और ऊपर वाला को हम बोलते हैं क्लैडिंग बोलते हैं, और सबसे आउटर वाला को हम बोलते हैं कोटिंग बोलते हैं, कोटिंग। अच्छा इसका जो अपर्तनांक होता है 1.7 होता है, इसका 1.5 होता है। इसीलिए क्या करता है, जब यहाँ से सिग्नल जाता है तो सिग्नल को यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डिफ्लेक्ट करते हुए टोटल के टोटल 100% बिना लॉस की, बिना लीकेज के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, याद रख लीजिएगा TIR ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए 25 का क्या है, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई जब बढ़ा दिया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होती है। माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई पूछेगा तो FE प्लस FO याद कर जाइएगा, नली की लंबाई यही होता है FE प्लस में FO। जब नली की लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, ये भी याद कर जाइएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है 25 नंबर का जो है आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं, मात्र 3 सवाल और बचा है, ज्यादा सवाल नहीं बचा है, मात्र आपका 3 सवाल बचा है, 3 सवाल ही आपका मात्र बचा है। 1 मिनट वेट, ये आपका जो सवाल है देख लेता हूं ये है या नहीं है, 1 मिनट। चलिए अब सवाल नहीं है, ठीक है, इतना ही PDF बनाया गया था। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, लगा कि ये वीडियो जो है मेरे लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।